प्रिय मित्राणी, आज हम लोग पुनः रीट की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और आप सभी का मैं अमित सांबेदी संस्कृत गंगा प्रयागराज से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहां आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो है इसके द्वारा ये रीट जो है कराया गया है और रीट अर्थात राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, जो कि ये अगर आपके पास चेतक बुक है, चेतक नाम की अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर ये 26वां पेपर है और पेज नंबर यहाँ आप देख सकते हैं 232 पेज है। और जिनके पास नहीं वो लोग शीघ्र चेतक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही जो है इस जुलाई में उसकी छूट भी चल रही है और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सभी प्रायशः राजस्थान के, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो अथवा एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर कॉलेज लेक्चरर हो, यानी सर्वविध संपन्न है वो बुक। आप ये समझिए राजस्थान के सभी भर्तियों के लिए। तो यहाँ देखिए संस्कृत कक्षा 6 से 8 का है, भाषा यहाँ प्रथम है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हम इसे पढ़ेंगे, भाषा प्रथम के रूप में, ठीक है। खंड 2, खंड जो है 2 है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, कि दिखे आपको। हाँ, ये यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, अत्र 30 प्रश्नाः सन्ति, यहाँ 30 प्रश्न हैं। सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, अर्थात सभी प्रश्नों को हमें हल करना है, सभी प्रश्नों का हमें समाधान उत्तर देना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में आएंगे, यहाँ देखिए रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करणीयम्, अत्र जनाः लोभिनः सन्ति। अत्र रेखांकित पदम अस्ति एतत्, ठीक है, ये आपका रेखांकित पद है, लोभिनः, ठीक है। तो रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करणीयम्, रेखांकित पद को देखते हुए आपको अधिकृत्य उसको देखते हुए प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनाः लोभिनः सन्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लोभिनः जो है इसी की जगह में हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न हमें लगाना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, के होगा अथवा किम होगा अथवा कस्मिन होगा अथवा कह। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जनाः किम वर्तन्ते, ये होगा, नहीं होगा, एकदम नहीं लग रहा है, इसके साथ सेट ही नहीं हो रहा है। जनाः कस्मिन वर्तन्ते, ये भी एकदम नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। जनाः कह वर्तन्ते, ये भी नहीं सेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो जनाः के वर्तन्ते, अर्थात वे सब कौन हैं, जो लोग हैं वे कौन हैं। तो जनाः लोभिनः वर्तन्ते, हाँ वे लोभी हैं। तो इसका बिना निश्चिंत, एकदम निश्चिंत के साथ हम जो है ए नंबर इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अभी आगे हम चलेंगे, यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न है, एक निमेष, दूसरा नंबर आपका ये प्रश्न है, एक निमेष, कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत, ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करके हमें सूक्ति का संयोजन करना है, सही सूक्ति यहाँ लिखनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है संघे शक्ति ही कलौ। अब यहाँ रिक्त स्थान है तो इसी रिक्त स्थान में हमें अच्छी जो शुद्ध सूक्ति है उसको पूरित करना है, ठीक है। यहाँ देखिए संघे शक्ति ही कलौ धर्मे, ये नहीं होगा, ठीक है। संघे शक्ति कलौ कार्ये, ये भी नहीं होगा। संघे शक्ति कलौ वर्षे, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो संघे शक्ति ही कलौ युगे, हाँ कलयुग में संघ ही शक्ति है, ऐसा ये इसका तात्पर्य है, युगे, ठीक है। तो युग में हमारा जो है सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अभी आगे देखेंगे, आगे जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है, इसका हम अनुवाद करेंगे। यहाँ देखिए अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुत,
यहाँ देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो अस्य वाक्य, इस वाक्य का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आज देखिए क्या अनुवाद सही होगा, कवेः कालिदासः श्रेष्ठः, अथवा कवि कालिदासः श्रेष्ठः, अथवा कवयोः कालिदासः श्रेष्ठः, अथवा कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः। सभी लोग उत्तर देते जाइए क्या सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है क्या सही हो जाएगा, डी नंबर। हाँ क्यों भैया, डी नंबर सही हो जाएगा, ये हमारा जो है डी नंबर सही हो जाएगा एकदम, कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः। हाँ डी नंबर एकदम निसंकोच, एकदम बिना सोचे इसको एकदम आप टिक करिए, कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्न पे। यहाँ देखिए कात्यायनस्य कानि सन्ति। हाँ कात्यायन जो थे हमारे व्याकरण के जो है कात्यायन महोदय थे, उन है ना, तो वो उनका क्या था, सूत्राणी था अथवा वार्तिकानी या मंत्राणी या परिभाषा सूत्राणी। तो यहाँ देखिए हमारे जो कात्यायन महोदय थे, कात्यायन बब्बा भी उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे जो है क्या थे, वार्तिकों के थे, है ना, वार्तिक सूत्र थे उनके। ठीक है, यहाँ ये देखिए बी नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग उत्तर देते रहिए, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर चलिए आगे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए इति आदि ही, ठीक है, इति आदि ही इत्यत्र संधि वर्तते। यहाँ संधि है, तो क्या संधि है, इति आदि ही। तो यहाँ देखिए गुण संधि ही, वृद्धि संधि ही, उपपद संधि ही, यण संधि ही। हाँ क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा, इति आदि ही इत्यत्र संधि ही अस्ति। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। हाँ ई और आदि। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, 6वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए 6ठा प्रश्न, हाँ या एक निमेष, यहाँ देखिए 6ठा नंबर इधर उधर हो जाता है, कहाँ चला गया, एक निमेष। हाँ यहाँ देखिए ये 6ठा नंबर हमारा जो है, यहाँ ये 6ठा नंबर हमारा जो क्वेश्चन प्रश्न है, ये देखिए यहाँ ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति। हाँ संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं, क्या हैं, तो यहाँ देखिए भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, स्मरण शक्तेः वर्धनम, सर्वाणी। हाँ तो क्या हो जाएगा, देखिए संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्य हैं, संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। हाँ तो देखिए इसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं उसके, भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, शुद्धोच्चारणम भी इसी शिक्षण के ही अंतर्गत आ जाएगा, संस्कृत शिक्षण, स्मरण शक्तेः वर्धनम, स्मरण शक्ति का वर्धन, वृद्धि, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। इसीलिए हम इसको बिना सोचे समझे क्या मार देंगे, उत्तर डी, डी नंबर इसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन पद्धति ही वर्तते। हाँ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति ही है, तो क्या है उसे हम देखेंगे। भंडारकर पद्धति ही, पाठशाला पद्धति ही, पाठ्यपुस्तक पद्धति ही, संभाषण पद्धति ही। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए संस्कृत शिक्षण की हमें प्राचीन पद्धति यहाँ देखना है। तो प्राचीन पद्धति क्या है, तो भंडारकर पद्धति तो है नहीं, पाठ्य पुस्तक पद्धति भी है नहीं। हाँ तो संभाषण पद्धति क्या हो जाएगा भैया, हाँ पाठशाला पद्धति हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर बी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हाँ
जब संस्कृत जो प्राचीन उसकी पद्धति है पाठशाला ही पद्धति थी। पाठशाला थे बहुत, इतने अनगिनत पाठशालाएं थे, पाठशालाओं का संचालन होता था हमारे, और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में पाठशालाओं की संख्या थी। ठीक है, फिर देखिए आगे चलेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। ठीक है, मौखिक परीक्षा का प्रकार है। हाँ, मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति, मौखिक परीक्षाओं के प्रकार हैं। क्या हो जाएगा, देखिए शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम अथवा भाषणम अथवा सर्वाणी। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ देखिए मौखिक परीक्षा के जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत देखिए शलाका भी आता है और भाषणम भी आता है, शास्त्रार्थ भी उसके अंतर्गत है। इसीलिए हम बिना सोचे समझे इसका डी नंबर अर्थात सर्वाणी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्वाणी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अपने उत्तर देते रहिए हैं और अन्य लोगों को शेयर करिए, सभी लोगों के पास तक ये पहुंचे। देखिए हमारा ये आप सभी का जो रीट की जो परीक्षा है वो 23 और 24 जुलाई को है, तो इसीलिए सभी लोग एकदम अधिक से अधिक अभ्यास करिए। देखिए संस्कृत है, हमारा सभी का लक्ष्य है कि संस्कृत में जितने भी फर्स्ट लैंग्वेज में 30 और द्वितीय जो भाषा है सेकंड लैंग्वेज में 30 अर्थात 60 प्रश्न हैं, और हमारा ये लक्ष्य है कि 60 पे 60 सभी के आएँ। ठीक है, यहाँ देखिए 9वें नंबर की तरफ चलेंगे। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। हाँ, चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। तो देखिए श्रवणम अस्ति, संभाषणम अस्ति, पठनम अस्ति अथवा लेखनम अस्ति। हाँ, तो द्वितीय देखिए कौशल हम लोगों ने इसके पूर्व भी पढ़ा। देखिए जब बालक लघु छोटा होता है तो पहले श्रवण करता है, इसके बाद क्या करता है वो भाषण करता है अर्थात संभाषण करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सभी इस विषय को जानते हैं क्योंकि ये कई बार प्रश्नों के बीच में आया है ये, तो इसीलिए यहाँ हम बिना सोचे समझे कौन सा उत्तर मारेंगे। देखिए बी नंबर ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। हाँ, श्रवण के बाद क्या क्रम आता है, हाँ बोलने का अर्थात संभाषणम। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अभी हम लोग 10वें नंबर की तरफ चलेंगे। यहाँ देखिए श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। हाँ, श्रवण कौशल का जो प्रमुख साधन है वो क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, प्रमुख साधन है तो क्या है, श्यामपट्टः, पुस्तकम, गुरुमुखम, चित्रम। देखिए यहाँ जो श्रवण कौशल है ये श्रवण से ही ये जो है आपका जो कौशल है इससे ही हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि श्रवण कौशल अर्थात किसका हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है ना। तो देखिए श्यामपट्टम तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई श्रवण श्यामपट्ट बोलेगा नहीं तो हम कैसे सुनेंगे। पुस्तकम भी वही स्थिति है श्यामपट्ट वाली, चित्रम भी बोलेगा नहीं तो हम कैसे। तो इसीलिए ये देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, गुरु मुखम, क्योंकि गुरु मुख से जब हम बोलेंगे वो तभी हम सुनेंगे, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशलम। ठीक है, ये गुरु मुखम श्रवण कौशल का जो है प्रमुख साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकादश प्रश्न 11वां नंबर है। यहाँ देखिए सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। हाँ, सस्वर जो पठनम है वो आवश्यक है। तो देखिए किस लिए आवश्यक है, शुद्धोच्चारणम अथवा भावग्रहणार्थम अथवा काठिन्य निवारणार्थम अथवा प्रश्नानाम समाधानाय। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ शुद्धोच्चारणम अथवा भावग्रहणार्थम, तो सस्वर पाठन के लिए जो आवश्यक है वो देखिए काठिन्य निवारणार्थ तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सस्वर हमें पाठन करना है, भावग्रहणार्थम भी नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नानाम समाधानम भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हम जब सस्वर पाठन करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि भाई ये शुद्ध उच्चारण हो, है ना। तो शुद्ध उच्चारणार्थे अर्थात ये शुद्ध उच्चारणम जो हमारा है ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध उच्चारण में हम टिक करेंगे, ए नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा, शुद्धोच्चारणार्थम। ठीक है, सस्वर जो पाठन हम करेंगे किमर्थम क्यों करेंगे, शुद्धोच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं।
12वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए यहाँ, फिर यहाँ देखिए ये चेतक बुक का है, आरपीएससी रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम इस पेपर को हल कर रहे हैं। और यहाँ देखिए 12वां नंबर जो प्रश्न है, यहाँ क्या लिखा है, संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। हाँ, संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण प्रयुक्त हैं। हाँ, कौन से उपकरण प्रयुक्त हैं। क्या आप देखिएगा कौन से उपकरण प्रयुक्त हैं। देखिए, केवलम श्रव्योपकरणानि अथवा केवलम दृश्योपकरणानि अथवा चित्राणि अथवा दृश्य श्रव्योपकरणानि। तो देखिए संस्कृत जो शिक्षण है ना, उसमें उपकरण दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, केवलम श्रव्यो सुना जा नहीं सकता, केवलम दृश्यो देखा जा नहीं सकता, चित्राणि अपि न, ये हमारा दोनों तीनों जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा ये डी नंबर जो है उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दृश्य श्रव्योपकरणानि जो है इसके उपकरण हैं, किसके, संस्कृत शिक्षण के। तो इसलिए हमारा ये डी नंबर जो है एकदम सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 13वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए 13वां नंबर, अनुवाद शिक्षणस्य। हाँ, यहाँ देखिए अनुवाद शिक्षणस्य विधयः सन्ति। अनुवाद शिक्षण के विधियां हैं, कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए पुस्तक विधि अथवा द्विभाषी विधि अथवा तुलना एवं अनुकरण विधि अथवा सर्वाह। तो देखिए यहाँ पर अनुवाद शिक्षण की अगर बात करें, अनुवाद शिक्षण की विधियों की बात करें, तो यहाँ देखिए पुस्तक विधि भी उसके अनुवाद शिक्षण के ही अंतर्गत है, ठीक है। द्विभाषा विधि भी उसी के अंतर्गत है। तुलना एवं अनुकरण विधि, ठीक है, तुलना अनुकरण जो विधि है वो भी उसी के अंतर्गत है। इसीलिए हम इसमें जो है बिना सोचे समझे कौन सा उत्तर मार देंगे, डी नंबर। यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति, ठीक है। संस्कृत जो शिक्षण है उसमें परंपरागत जो सहायक उपकरण हैं वो हैं, क्या हैं वो हम नीचे देखेंगे। तो दूरदर्शनम, श्यामपट्टः, चित्रम अथवा आकाशवाणी, ठीक है। देखिए जो सहायक उपकरण क्या हो सकते हैं, देखिए संस्कृत से दूरदर्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, सहायक उपकरण के रूप में दूरदर्शन नहीं हो सकता, चित्रम भी नहीं हो सकता, आकाशवाणी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाशवाणी सिर्फ हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए संस्कृत शिक्षण के परंपरागत जो सहायक उपकरण हैं वो हमारा जो परंपरागत यानी प्रारंभ से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमारा ये बी नंबर उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा, श्यामपट्टः। अस्तु, फिर देखिए आगे चलेंगे 15वें नंबर पर। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीयः भेदः वर्तते। हाँ, संस्कृत शिक्षण में अन्वयस्य, अन्वय का द्वितीय भेद है। तो क्या है, तो देखिए खंडान्वयः अथवा दंडान्वयः अथवा शब्दान्वयः अथवा अर्थान्वयः। तो देखिए यहाँ पे जो अन्वय से अगर बात करें तो संस्कृत शिक्षण के अन्वय का जो द्वितीय भेद है वो क्या है, तो यहाँ हम इसका ए नंबर सही करेंगे, ठीक है। ए नंबर इसका हमारा सही हो जाएगा, अर्थात खंडान्वयः, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, खंडान्वयः। चलिए अब 16वें नंबर की तरफ चलेंगे। यहाँ देखिए संस्कृत भाषायाः स्वराः सन्ति। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा के स्वरों के विषय में पूछ रहा है। अब प्रायः आप सभी इन चीज़ों से एकदम परिचित हैं कि संस्कृत भाषा के जो स्वर हैं वो कौन हैं, संस्कृत भाषा में कौन स्वर हैं, भाषायाम। तो देखिए या वाराला अथवा शा शा साह अथवा यामा गाना अथवा अ ई उ री, ठीक है। तो देखिए प्रायः आप एकदम समझ गए होंगे कि हमारा जो उत्तर है वो क्या सही हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अ ई उ री ये हमारे
स्वर, संस्कृत भाषा में ये स्वर के रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। हाँ, संस्कृत जो भाषा है वो सर्वाधिक समीचीन भाषा कथ्यते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दूरदर्शनार्थम, दूरदर्शन के लिए, अथवा संगणकार्थम, अथवा चित्रार्थम, अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि वो किसके लिए समीचीन भाषा हो सकती है। तो अगर वैज्ञानिकों की भी माने और अन्य बहुत लोगों ने कहा है कि भाई संस्कृत जो भाषा है वो हमारी ना तो दूरदर्शन के लिए समीचीन है, ना वो चित्रार्थ के लिए, ना ध्वनि विस्तार यंत्र के लिए है, सीधा उसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए हमारी जो संस्कृत भाषा है ना, जो कि वैज्ञानिकों का भी यही मत है कि संगणक के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छी भाषा है। ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत को पूरा ग्रहण करती है ना, और वो अन्य किसी भी भाषा को ग्रहण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का जो सर्वाधिक समीचीन भाषा है वो क्या है, तो संगणकार्थम है, संगणक के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। हाँ, बुनियादी जो शिक्षा है वह केन प्रवर्तित, किसके द्वारा जो है प्रवर्तित हुई। हाँ, चलिए बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद महोदयेन, अथवा एन गोपाल स्वामी द्वारा, अथवा सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, अथवा महात्मा गांधी महोदयेन। ठीक है, तो देखिए जो बुनियादी शिक्षा थी उनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जो प्रवर्तक थे, तो वो हमारे कौन थे, महात्मा गांधी थे। तो इसीलिए बिना संकोच हम यहाँ डी नंबर सही करेंगे। ठीक है, तो हमारा डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्या डी नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी महोदय ना। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये हुआ था बुनियादी शिक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर हम 18 से 19 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ देखिए, हाँ, अब यहाँ देखिए, अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। तो यहाँ देखिए जो 19 से 49 से 53 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 19 से कितने क्वेश्चन है, 49, 50, 3 उधर, 3 2 5, अर्थात 19, 20, 21, 22 से 19 से 23 तक यहाँ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 19 हो जाएगा और यहाँ 23 हो जाएगा, है ना। तो 19 से 23 जो प्रश्नों का हम इसके द्वारा हम समाधान करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रवण कुमारः पितृभक्तः बालकः आसीत्। श्रवण कुमार जी जो थे वो पितृभक्त बालक थे। तस्य माता पितरौ नेत्रहीनौ आस्ताम। उसके माता पिता थे वो नेत्रहीन थे। सह सदा तयोः सेवां करोति स्म। वह सदा उन दोनों की सेवा करता था। एकदा श्रवणस्य पितरौ तम अवदताम। एक बार श्रवण के जो माता पिता थे उन्होंने कहा, वत्स आवाम तीर्थ यात्रां कर्तुम इच्छावः। हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इच्छा प्रकट की अपनी। श्रवण कुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत्। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था। सह पित्रोः आज्ञाम अपालयत। उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। श्रवण कुमारः एकस्यां वहंगिकायां पितरौ उपावेशयत। अथ सह तां स्कंधे धृत्वा तीर्थयात्रायै प्राचलत। तो
क्या किया, तो श्रवण कुमार जी ने एकस्याम एक वहंगिकायाम, अर्थात वहंगिकायाम जो तराजू नुमा होता है, ठीक है, उन्होंने उसका निर्माण किया, उसको बनाया एक बैठने लायक अपने माता पिता के, और उनमें जो है उसमें उनको बैठाला, और इसके बाद सह वह उनको स्कंधे धृत्वा, स्कंध में रख कर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। अब देखिए हम यहाँ इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वें नंबर पर आएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। अब यहाँ देखिए माता पितरौ, इसका जो है हमें समास विग्रह करना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में माता चा पिता चा, अथवा मात्रा पितरौ, अथवा मातुः पितरः, अथवा मात्रो पितरोः। हाँ, मात्रो पितरोः। तो देखिए बहुत ही सरल अगर बताएं तो माता पितरौ, माता चा पिता चा, है ना, माता चा पिता चा, ये जो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका जो है क्या, ए नंबर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो ये हमारा ए नंबर एकदम सही है। ठीक है, ए नंबर में हम टिक करेंगे। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, सभी लोग शेयर करिए, अत्यधिक जितना हो सके सभी लोग इससे शेयर करिए, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ देखिए, धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। हाँ, धृत्वा, यहाँ देखिए धृत्वा है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो ता प्रत्यय, सानच प्रत्यय, अथवा तवतु, अथवा क्त्वा। तो देखिए यहाँ धृत्वा है ना, तो बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, त्वा प्रत्यय, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए ये हमारा डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर अर्थात त्वा प्रत्यय हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 21वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, तीर्थयात्रायै इत्यत्र का विभक्ति। तो देखिए तीर्थ यात्रा अर्थात ये रमा के जैसे रूप चलेंगे, तीर्थयात्रा, तीर्थयात्राम, तीर्थयात्रया, तीर्थयात्रायै। हाँ, तो चतुर्थी एक वचन का ये रूप है और तीर्थयात्रायै बनेगा। तो तीर्थयात्रायै में कौन सी विभक्ति हो जाएगी बताइए, बहुत ही सरल है। हाँ, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बी नंबर एकदम सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चलिए 22वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग अपने अपने उत्तर लगाते रहिए, देते रहिए। यहाँ देखिए, अपालयत, अपालयत इत्यत्र लकारः अस्ति। हाँ, तो लोट लकारः अस्ति, अथवा लट लकारः अस्ति, हाँ, अथवा लुंग लकारः अस्ति, अथवा लंग लकार। देखिए अपालयत, अपालयताम, अपालयन, इस प्रकार इसका रूप चलता है। और अगर देखा जाए तो हमारा डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, लंग लकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भूतकाल लंग लकार के अंतर्गत ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर की तरफ। यहाँ देखिए, श्रवण कुमारः आज्ञाकारी पुत्रः आसीत्। अब यहाँ देखिए, यहाँ अत्र विशेषणम अस्ति, हमें यहाँ विशेषण देखना है, विशेषण बताना है कि उसका विशेषण क्या होगा। ठीक है, देखिए श्रवण कुमारः आज्ञाकारी, अगर हम बात करें तो जैसे चतुरः बालकः, तो वैसे आज्ञाकारी श्रवण कुमारः अथवा आज्ञाकारी पुत्रः। तो यहाँ एकदम पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे आज्ञाकारी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग सी नंबर पे टिक करेंगे, सी नंबर एकदम हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 24 सही है। यहाँ देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिताः प्रश्नाः 24 से 28 समाधेयाः, अर्थात यहाँ जो अधोलिखित जो ये गद्यांश है, इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। कहाँ से कहाँ तक देने हैं, तो 24 से 28 प्रश्नों के हमें उत्तर इसके अंतर्गत देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो क्या है,
भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नागाधिराजः वर्तते। ठीक है, अर्थात भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो कि पर्वतों का राजा है। ठीक है, जिसे हम पर्वतों का राजा भी कहते हैं, नागाधिराजः वर्तते हैं। सह हिम मंडितैः दुर्गमैश्च निज शिखरैः प्रहरीव भारतस्य रक्षां करोति। अर्थात वह हिम मंडितैः बर्फ से ढका हुआ, दुर्गमैश्च दुर्गम निज शिखरैः दुर्गम चोटियों से युक्त, प्रहरीव सर्वदा भारत की रक्षा करता है। हाँ, सर्वदा भारत की रक्षा करता है। फिर देखिए, दक्षिण दिशायां च हिंद महासागरः भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति। तो दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर है जो कि सर्वदा भारत मातुः चरणम, भारत माता का चरण प्रक्षालन करता रहता है। ठीक है, करता है। भारत देशः कृषि प्रधानोस्ति। ठीक है, भारत देश हमारा क्या है, वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधराः शस्यश्यामलां कुर्वन्ति। इसके पर्वत से जो निकली हुई नदियां हैं, उनके द्वारा हमारी वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को हरा भरा रखती है। हाँ, सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, हरा भरा रखती है। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते। नदियों में गंगा पवित्र नदी है। ठीक है, अस्य जलम अमृत तुल्यम अस्ति। और इसका जल कैसा है, अमृत समान है। अमृत तुल्यम अस्ति, अमृत समान है। यमुनायाः जलमपि पवित्रम अस्ति। यहाँ देखिए, मन्यते अर्थात यमुना का भी जल पवित्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया सभी को। चलिए आगे चलेंगे और इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए अपठित गद्यांश होता है, और अगर हमने इसको पढ़ा ध्यान से तो हमारे जो भी आगे के 4 या 5 प्रश्न होते हैं इससे संबंधित, वो हमें कभी हमारे गलत नहीं हो सकते। तो इसीलिए सभी लोग जब भी आप रीट के पेपर दीजिए, इसे अवश्य पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके पेपर में 2 बार आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 24वें प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ देखिए, अच्छा इधर है 24वां प्रश्न। हाँ, यहाँ है। एक मिनट, इसको छोटा कर ले थोड़ा सा। हाँ, ये है 24वां प्रश्न, देखेंगे हम लोग। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ देखिए, दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च। ठीक है, तो दिशि जो विभक्ति है हमारी, उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये हम देखेंगे। तो का विभक्ति किम वचनम च। देखिए, दिशि है, षष्ठी एक वचन होगा या द्वितीया एक वचन होगा या सप्तमी द्विवचन होगा या सप्तमी एक वचन होगा। तो देखिए, दिशि है तो दिशि अर्थात यह आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सप्तमी एक वचन में ये हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। देखिए, डी नंबर सप्तमी एक वचन के अंदर ये दिशि है, और दिक मूल रूप जो इसका है वो दिक है ना, दिक इसका रूप है और दिशि बनेगा। दिशि सप्तमी विभक्ति एक वचन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुता। प्रहरीव, यहाँ हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो ए नंबर प्रहरी इव अथवा प्रहरीव अथवा प्रहर इव अथवा प्रहरीव। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा, देखिए प्रहरीव है तो यहाँ हो जाएगा प्रहरी इव। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रहरी इव। तो यहाँ हमारा ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा संधि विच्छेद जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्ययः। हाँ, पवित्रतमा। ठीक है, तो पवित्रतमा जो है तरप प्रत्यय है अथवा तशिल प्रत्यय है अथवा तम प्रत्यय है अथवा तबियत प्रत्यय है।
तो देखिए बहुत ही से पवित्र तमा, तो यहाँ तमा है अर्थात देखिए यहाँ तमा है तो इसका मतलब आप ये समझिए यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तम प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तम प्रत्यय हो जाएगा, पवित्र तमा। हाँ, तम प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तमप हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अस्ति इति पदम लंगलकारे परिवर्तयत। हाँ, अस्ति जो यह पद है, जो यह धातु रूप है, इसको हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अति अथवा आसीत अथवा स्तः अथवा संति। तो देखिए अस्ति है तो अगर हम लंग लकार की बात करें तो आसीत, आस्ताम, आसन, इस प्रकार इसका रूप बनता है और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ हमारा ये आसीत जो है ये सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, आशीत बी नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ देखिए निर्गताः इत्यत्र कः उपसर्गः। हाँ, निर्गताः इत्यत्र कः उपसर्गः। तो यहाँ देखिए इसके जो है निर्गत में कौन सा उपसर्ग है ये हम देखेंगे। तो नि ही है अथवा निस है अथवा नी है अथवा निर है। तो देखिए यहाँ निर्गताः है तो निर्गताः अर्थात गत अगर हम अलग कर दें गताः को तो हमारा निर निकलेगा, इसीलिए सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा अर्थात निर। ठीक है, निर उपसर्ग इसके साथ लगा हुआ है, निर्गताः। ठीक है, चलिए 29वें नंबर पर चलेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। हाँ, नीचे जो लिखा हुआ वाक्य है उसमें हमें वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अहम ग्रामम गच्छामि, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मया ग्रामम गच्छामि अथवा मया ग्रामः गम्यते। हाँ, अथवा मया ग्रामे गम्यते अथवा मया ग्रामः गच्छामि। तो देखिए अगर हम बात करें तो मया ग्रामम गच्छामि तो ये तो एकदम अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रथम जो कर्ता है या जो क्रिया है उसके अनुरूप नहीं है। फिर देखिए मया ग्रामे गम्यते, ये भी एकदम गलत हो जाएगा। मया ग्रामः गच्छामि ये भी अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो ये बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर जो ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर देखिए मया ग्रामः गम्यते। हाँ, तो अहम का जो तृतीय है वो मया हो जाएगा, मया। ग्रामः सामान्य वो जो है एक में वचन में रहता है और गम्यते उस कर्म के अनुसार जो क्रिया होती है। ठीक है, तो मया ग्रामः गम्यते, ये हमारा बी नंबर एकदम उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए वाक्यमिदं संशोधयत। हाँ, तो यहाँ बालाः दुग्धम पिबामि, तो इस वाक्य को बालाः दुग्धम पिबामि, तो हमें इस वाक्य को एकदम शुद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बालाः दुग्धम पिबति। हाँ, बालः दुग्धानि पिबन्ति अथवा बालाः दुग्धम पिबन्ति अथवा बालाः दुग्धाः पिबन्ति। देखिए यहाँ बालाः है, बहुवचन है, दुग्धाः तो बहुवचन के साथ जो क्रिया है वो एक वचन की है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, बालाः दुग्धानि पिबन्ति। हाँ, तो देखिए जो दुग्धम है इसको नपुंसक लिंग में कर दिया गया, दुग्धानि हो गया, तो इसीलिए यहाँ दुग्धानि नपुंसक लिंग का बहुवचन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ ये भी गलत है। ठीक है, तो ये पिबन्ति है। ठीक है, इधर एक वचन है उधर पिबन्ति, ये भी गलत है। बालाः दुग्धम पिबन्ति, यहाँ देखिए नीचे डी नंबर में बालाः दुग्धाः पिबन्ति, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर सही हो जाएगा, बालाः दुग्धम पिबन्ति। ये सी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सी नंबर जो आंसर है ये हमारा उत्तर है, ये एकदम सही हो जाएगा, बालाः दुग्धम पिबन्ति। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये हमारा जो है 30 प्रश्न था, 30वां अंतिम प्रश्न था और हम लोगों ने इसको हल किया। और सभी लोग एकदम ध्यान से इसको अत्यधिक शेयर करें। ठीक है, और आज इतना ही हम करेंगे और इसके बाद हम पुनः भाषा 2 को लेकर उपस्थित होंगे और 2006 से 8 तक के जो है क्लास के रूप में हम लोग उपस्थित होंगे। इसलिए अभी के लिए सभी को नमः संस्कृताय।